बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल ये है कि 24 घंटों के दौरान 60 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में चले गए। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के नए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3000 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये वबा आहिस्ता आहिस्ता मजीद फैल रही है। वज़ीर आला पंजाब को एक नई समरी पेश की गई है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से। उस समरी के मुताबिक लाहौर में कमोबेश 7 लाख अफराद ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। लाहौर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर यह वबा ना पहुंची हो। अगर ये हकीकत है, हकायक यही हैं, तो सोचिए कि ये वबा किस हद तक ख़तरनाक हो चुकी है। इससे बचाव के लिए हमने कितने हिफाजती इकदाम अपनाए हैं और हुकूमत की जानिब से SOPs जो दी जाती रहीं उस पर किस हद तक अमल दरामद किया। सिंध की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो सिंध में भी सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सिंध हुकूमत भी वफाकी हुकूमत की जानिब देख रही है कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कौमी पॉलिसी वज़ा होनी चाहिए। इसके साथ साथ सियासी महाज भी सरगर्म है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खड़ी हो गई है। उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर, कोरोना के महाज पर और सियासी महाज पर इस वक्त चपकलिश किस वजह से, इस पर बात करने के लिए वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अहमद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर अख्तर मलिक वज़ीर तवानाई पंजाब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज़ शेख साहब, सियासी महाज की तो बात करेंगे ही, सबसे पहले कोरोना की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। पंजाब की सूरत हाल तो काफ़ी गंभीर और तशवीशनाक हो चुकी है। सिंध की सूरत हाल पंजाब की सूरत हाल से किस हद तक मुख्तलिफ है? और वज़ीर आला सिंध के मुताबिक WHO की टीम ने सिंध हुकूमत की तारीफ़ की है अब तक के इकदाम पर। वो कौन से इकदाम थे जिस पर तारीफ़ की गई और आइंदा के लिए हिकमत अमली क्या है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो WHO या दूसरे इदारे रिपोर्ट्स दे रहे हैं, वो कारकर्दगी की बुनियाद पे दे रहे हैं। जो सिंध गवर्नमेंट ने शुरू से ही इस मसले पे बहुत सीरियसली लेके इसको शुरू किया और तकरीबन ये 26 फरवरी का दिन था जिस दिन पहला केस रिपोर्ट हुआ था। और उसके बाद फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस पर अपना पूरे का पूरा टाइम इस पर सर्व किया और लॉकडाउन हुआ। उसके बाद मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हुई, अस्पतालों की स्ट्रेंथन हुई और जो इस तरह के इकदाम उठाए गए जो मतलब कोरोना को फाइट आउट करने के लिए ज़रूरी समझे गए और जो WHO और मुख्तलिफ हेल्थ डिपार्टमेंट्स दुनिया में मतलब वो अपनाए जा रहे थे, उन्हीं बुनियाद पर उन्होंने इस काम को सराहा। और जिस तरीके से फोर फ्रंट पे आके चीफ मिनिस्टर सिंध ने इसको किया, बल्कि लीड किया, मैं तो कहता हूँ कि बाकी सूबों ने भी उसकी तलकीद की और जो चीज़ें हमने यहाँ की सिंध में, उसके बाद बाकी सूबों में भी वो भी अपनाई गई। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर आइसोलेशन में कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, कोई एक सूबा इस वबा को फेस नहीं कर सकता। तो यही तय पाया गया कि पूरे पाकिस्तान एक ही पेज पे आके इस मसले को हल करे। इसलिए फिर वज़ीर आज़म साहब को गुजारिश की गई कि आप इसमें लीड लें और हम आपके साथ चलते हैं, जो भी आप फैसला करेंगे और उसके बाद हम उसमें करेंगे। फिर उसके बाद NCOC और NCC वगैरह वजूद में आई और उसके बाद फिर वहाँ से ये पूरा मुल्क एक पेज पे आया और आज भी उसकी मीटिंग हुई। उसमें आज भी वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को यही कहा कि जी जो फैसले इस मीटिंग्स में होंगे वो मतलब हम उसको फुली इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये वो तमाम इक़दाम थे जिसकी वजह से लोग जो है वो ताउन नहीं कर रहे। ये टेस्टों के हवाले से, कोरोना वायरस के जो टेस्ट हो रहे हैं उसके हवाले से लोगों का अदम ताउन देखने में आ रहा है। अगर तो सहूलियात अच्छी हैं और हुकूमत इक़दाम अच्छे कर रही है तो फिर लोग अदम ताउन का इजहार क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, एक तो यहाँ मतलब अभी तक जो आबादी हमारी है वो इसको बहुत बड़ी आबादी जो देहातों में है, जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या मतलब मीडिया से दूर हैं, वो ये समझते हैं कि ये मतलब इस तरह का कोई वबा है नहीं। यकीन रखें, हम अपने हलकों में जब जाते हैं तो वहाँ भी मतलब इस तरह की सूरत हाल होती है। लोग टेस्ट नहीं कराते, लोगों में मतलब एक खौफ सा होता है कि जी हमें आइसोलेशन सेंटर्स में किया जाएगा। हालांकि इस तरह की पॉलिसी नहीं है। सबसे पहले चॉइस होती है कि घर पर ही आइसोलेट आदमी हो जाए, लेकिन फिर
भी लोग इस पर नहीं आ रहे। आज ये वज़ीर आज़म ने भी जिक्र किया इस बात का अपनी मीटिंग में कि जी लोगों को मतलब इस पर मतलब राज़ी होगा, लोगों को इस पर खुद तवज्जो देनी पड़ेगी। जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर खुद इसका इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मतलब इसको रोकना किसी तरह से भी किसी लॉकडाउन की वजह से या किसी ज़बरदस्त किसी एक्शन की वजह से इसको रोक नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला सिंध जो कह रहे हैं वो बाकी सब लोग भी यही कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो इसमें समझते हैं कि इसको मतलब वबा जो है नहीं है या मतलब अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्लाह तो ज़रूर मदद करेगा और अल्लाह की मदद से ही ये सब जाएगा, लेकिन उसमें एहतियाती तदाबीर हैं जो कि करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो उसको सीरियस लें। और जिस तरीके से डेथ्स बढ़ रही हैं, जिस तरीके से ये दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है आप देखें कि मतलब केसेस भी बढ़ गए हैं और मतलब लोगों का ये जो रवैया है ये क्यों है? कम इल्मी और कम फहमी का मुजाहिरा क्यों है? इसमें पॉलिसी वजह नहीं थी वो है या फिर हुकूमती कारकर्दगी कहीं पर कम रही है? इसी पर मजीद भी बात करेंगे। इम्तियाज शेख साहब साथ ही रहेंगे, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, इस वक्त लाहौर की अगर सूरत हाल जो समरी वज़ीर आला पंजाब को दी गई है, अगर हकीकत में यही है कि तकरीबन 7 लाख लोग ऐसे हैं जो मुतासिर हैं कोरोना वायरस से और लाहौर का कोई कोना जून के वस्त तक ऐसा नहीं होगा जहां पर यह वायरस ना फैला हो, तो इससे निपटने के लिए अब तक हुकूमती तैयारी कैसी है? क्योंकि अगर एनसीसी के इजलास की अब तक की कार्रवाई देखी जाए और उसका एलामिया जो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी जारी हुआ उसके मुताबिक तो ये लॉकडाउन में नरमी को बरकरार रखा जाएगा, कारोबार खोला जाएगा, SOPs पर अमल दरामद होगा। SOPs पर अभी तक के अमल दरामद का रिजल्ट ही हम देख रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? देखें जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की एक्शन पहले शुरू से ये गवर्नमेंट हमारी ले रही है और जिस तरह सिंध हुकूमत ने, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने अपने मेयर्स लिए, उस रिस्पांस, उसका जो रिस्पांस है पब्लिक का वो उस अंदाज से आया नहीं है। जैसे अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि लोग अभी तक इसको सीरियस नहीं ले रहे। मैं आपको ऑन एयर में भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी इस बीमारी से अभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अभी निकला हूँ और मैं इससे सफ़र किया है मैंने इससे, और बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए। हाँ जी, अल्लाह ताला करम करेगा जी इंशाल्लाह, और बहुत अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मैं कोरोना के इस प्रोसेस से निकल आया हूँ। अल्लाह आपको जी सेहत देगा। हाँ, मेहरबानी। और मैं ये मतलब हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती है कि लोग इसको अभी तक सीरियस नहीं ले रहे। लोग इसको ले रहे हैं कि शायद ये पता नहीं अमीरों की बीमारी है या उन लोगों की बीमारी है जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, या उन लोगों की है जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं। भाई ये बीमारी किसी को नहीं देखती, बीमारी बीमारी है और किसी से भी लग सकती है। और हम तो खुद मतलब SOPs पर अमल करते हुए हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से हमने इसको ये कैच किया है। और लोगों को थोड़ा सा इसको, एक मेरी रिक्वेस्ट है ऑन एयर, मैं तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करूँगा इस बीमारी को बीमारी समझें और अल्लाह ना करे कि हम उस स्टेज पर जाएं कि जब हमारे अस्पताल थोड़े हो जाएं, जब हमारे मरीज ज़्यादा हो जाएं, जब हम उनको मैनेज करने से कासिर हो जाएं। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको फेस करना बाद में बहुत मुश्किल है। जिस तरह इटली और अमेरिका के घुटने टेक किए गए थे, तो ये अल्लाह ताला हमें उस स्टेज से बचाए। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, इसको बीमारी को बीमारी समझें और सोशल डिस्टेंसिंग और जो SOPs हैं उन पे स्ट्रिक्टली अमल करें। और दूसरी बात यह है कि ये कोई महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए नहीं आप इसको कह सकते कि ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इस बीमारी के होते हुए हमने रहना सीखना है, और उसके सीखने का एक ही तरीका है कि जो हुकूमत SOPs जारी करती है, चाहे वो बाज़ारों में है, तालीमी इदारों में, अस्पताल में है, ये सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से हम तो शुरू से देख रहे हैं कि मैं भी उस कोरोना कमेटी का मेंबर था। हम तकरीबन 4 जनवरी से हम इसको मतलब डेली बेसिस पे पंजाब हुकूमत मीटिंग ले रही थी और तमाम लोगों को गाइड भी कर रहे थे। हमने जिस तरह आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, जिस तरह हमारा मुल्तान में क्वारंटाइन सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बना है, हमने जिस तरह यहाँ पर लोगों को मैनेज किया, अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई इस तरह की रियलिटीज़ नहीं हो सकी।
और अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। मजीद अल्लाह ताला आगे भी करम ही रखे, लेकिन अभी तक आवाम की समझ में ये बीमारी क्यों नहीं आ रही, आवाम इसे मानने यार नहीं है, इसकी वजूहात क्या हैं? अख्तर मलिक साहब साथ ही रहिएगा। मलिक अहमद खान साहब आपकी जानिब आऊँगा। मलिक अहमद खान साहब, आप क्या समझते हैं कि अब तक हुकूमती वज़ा करदा जो पॉलिसी थी वो सही से लोगों पर आया ना हो सकी? क्या हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार रही, या फिर आवाम को समझने में अभी मज़ीद वक्त लगेगा, हमारा मैच्योरिटी लेवल वैसा नहीं है जिसकी वजह से हम इस बीमारी की जो इस वक्त हवा बनाया हुआ है या जो इसकी अहमियत है उसको अभी तक समझ नहीं पा रहे? जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, इस दुआ के साथ कि अख्तर मलिक साहब इस बीमारी के साथ इनका खबर हमें मिली कि ये भी इस वायरस का शिकार हुए, अल्लाह ताला इन्हें सेहत अता करे। आमीन। देखिए, मामला ये है जी कि ये बड़ी इब्तदा से ही हमारा मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत जो इक़दाम उठा रही है उसकी तीन सिमतें हैं। पहली सिमत तो ये है कि पहले पब्लिक अवेयरनेस जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, और पब्लिक अवेयरनेस सिर्फ ज़राए अबलाग अपने तौर पे नहीं दे सकेंगे, या अगर जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं या एपिडेमोलॉजिस्ट हैं या जो वबाई अमराज के माहिरीन हैं या कोई भी और आप कर लें, ये एक किसी एक के बस की बात नहीं होगी। तो इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच होगी और इसको बड़ा ड्रम बीट करना पड़ेगा और ये पब्लिक को बताना पड़ेगा कि इसके नुकसानात क्या हैं और इसे बचा कैसे जा सकता है, और इसके अंदर एक सीरियसनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो हमें शिकवा है कि हुकूमत की जो हिकमत अमली थी उसके अंदर एक बड़ी क्लियर कन्फ्यूजन थी, जिसकी वजह से ये जो ज़्यादा तासुर उभरा कि पहले पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमी की बहस हुकूमत ने खुद खोली। इस चीज़ को सरफ नज़र करते हुए कि क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होंगे ये बात की बात है, लेकिन पब्लिक हेल्थ जेपरडाइज हो रही है। इस चीज़ को पहले इसकी इम्पोर्टेंस को अपनी एक अप्रोच के साथ कि इसकी अवेयरनेस जैसे क्रिएट करनी थी वो नहीं कर सकी हुकूमत। फिर गवर्नमेंट ने एक पब्लिक सेफ्टी वर्सेस रिलीजन की बहस खोल ली कि मसाजिद खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, क्या होगा। फिर पब्लिक सेफ्टी वर्सेस एक पब्लिक कन्वीनियंस की बहस खोल ली कि ईद पर बाजार खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, लोग अपने घरों में जाएं कि ना जाएं। और इसका जो ज़्यादा स्प्रेड अभी हमें जो एविडेंस मिल रही है वो ये है कि वो जो लोग बड़े अर्बन सेंटर्स पे जहाँ पे हॉटस्पॉट्स बने हुए थे, ईद के मौके पे बेशुमार लोग अपने आबाई गांव की तरफ या आबाई शहरों की तरफ वापस मुड़े और उसमें एक बेतहाशा इन्फ्लक्स हुआ चारों तरफ से। तो वो जो आपके जो लोकल रूरल अर्बन कैरेक्टर के टाउन्स थे या देहात थे जिनको पहले समझा जा रहा था कि निस्बतन महफूज हैं, वो भी बैडली इन्फेक्टेड होने की सूरत उनकी भी शवाहिद मिल रहे हैं। यानी हुकूमत ने जो अब तक पॉलिसी वज़ा की है उसके मुताबिक या तो हुकूमत खुद कन्फ्यूजन का शिकार है या फिर अवाम उस पॉलिसी को देखकर मखमसे का शिकार है, अवाम उस पॉलिसी को समझ नहीं पाए। राना अजीम साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का आज ये कहना था कि वबा आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी तो अस्पतालों पर प्रेशर भी कम पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता तो पहले फैल रही थी जब लॉकडाउन में सख्ती की गई थी, लॉकडाउन में नरमी के बाद तो ये तेज़ी से फैली है। दादोशुमार तो सबके सामने है कि एक दिन में 80 से ज़ायद अमवात हो जाना, फिर आज के दादोशुमार तो 60 बता रहे हैं, 24 घंटों के अंदर 60 अमवात का रिपोर्ट हो जाना। तो ये इस नरमी के बाद आहिस्ता आहिस्ता कैसे फैलेगी? और आप इस्लामाबाद के मॉडल को पूरे मुल्क पर अप्लाई क्यों नहीं करते? दफ़ा 144 का नफाज करें या फिर दफ़ा 188 ताज़ीरात के तहत जेल की सज़ा सुनाएं, जुर्माने लगाएं, ताकि ये पॉलिसी जो है पूरे मुल्क पे एक तरह की हो, हर जगह एक तरह का कंट्रोल हासिल किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, ये मुमकिन नहीं है जो आप बात कह रहे हैं, ये बात बड़ी अच्छी बहुत है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ ये उन ममालिक के लिए जिन ममालिक में इस पर अमल हो सकता है, जहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पर कानून की पासदारी की जाती है।
यहाँ पर मुमकिन नहीं है इस मुल्क के अंदर। आपको इस मुल्क के हालात देख रहे होंगे। मुझे तो आपकी उस रिपोर्ट पे जो सुबह से चल रही है टीवी पे कि 6 लाख से ज़ायद लोग जो है वो लाहौर शहर के अंदर कोरोना के मरीज़ हैं, मुझे समझ नहीं आई जिसने भी ये रिपोर्ट बनाई है उसने ये बताना गवारा नहीं किया कि अभी तक तो 2 लाख टेस्ट नहीं हो सके लाहौर शहर में, क्या पूरे पंजाब में नहीं। तो उन्होंने रेशो निकाली, रैंडम सैंपलिंग के जरिए उन्होंने छोड़े, फिर टेस्ट को छोड़ देना, फिर आप रेशो निकालना शुरू कर दें। मुझे देखें, अगर 6 लाख लाहौर शहर में है, कोई गली मोहल्ला नहीं है, फिर आने वाले दिनों में बड़ा खौफनाक सिनेरियो है। इतना खौफनाक सिनेरियो है कि अल्लाह माफ़ करे आपको इटली ना बनना पड़ जाए, आपको स्पेन ना बनना पड़ जाए। बात यह है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी समरियाँ अंदाज़ों पे नहीं जाती। ये बीमारी है, बिल्कुल इससे हमने अल्लाह से मदद मांगनी है और अल्लाह के हजूर मदद करके इससे निजात हासिल करनी है, एहतियात करनी है। जिस तरह नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है ना, जिस तरह कुरान मजीद पढ़ने के लिए वज़ू ज़रूरी है, तो इसी तरह कोरोना से बचने के लिए एहतियात भी ज़रूरी है, हमने करनी है। सिंध हुकूमत जो मर्ज़ी करके देख ले, पंजाब हुकूमत जो मर्ज़ी करके देख ले, मुस्लिम लीग नून जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा कर देख ले, लेकिन जब तक अवाम इसको नहीं देखेंगे, अवाम खुद इसको नहीं समझेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। पहले तो मैं इस समरी को मैं बिल्कुल कहता हूँ, ये समरी एक खौफ पैदा करने के लिए तो है, और इस समरी को बनाने वाले जिस शख्स ने भी ये समरी भेजी है, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने भेजी है, तो अगर अंदाज़ों से ही अंदाज़ा लगाना है तो फिर आने वाले दिनों में ज़हन में रखिए कि लाहौर के बाद दूसरा शहर है उसमें 3.5 लाख होंगे, उसके बाद जो तीसरा शहर है उसमें 2.5 लाख होंगे, तो फिर इतने ज़्यादा लोग होंगे, वो अंदाज़ों से 6 लाख जो है वो 18 लाख पे जाएगा यासर। तो ये जब तक सियासी जमातें, मजहबी जमातें, सोशल जो लिस्ट है लोग हैं, वो हैं समाजी तंजीमें, ये मिलकर अवाम के अंदर नहीं जाएंगी और आपस की लड़ाई की बजाय इसके हवाले से काम नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये कोरोना हमें काबू में आता नज़र नहीं आता। चले, अल्लाह ताला बेहतर करे, सूरत हाल बेहतर करे, हमारे हक़ में करे और ये वबा के दिन छट जाएँ, खुशहाली आए हमारे मुल्क में और हम भी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, पुरानी ज़िंदगी हमारी वापस जल्दी लौट आए। इम्तियाज़ शेख साहब, आपकी जानिब वापस आऊँगा। कुछ दूसरे पहलू पे बात करते हैं। क्या वफाक और सिंध के दरमियान चपकलिश ख़त्म हो चुकी है, रवाबित कुछ बहाल हो रहे हैं? देखिए जी, हमारा तो उनसे लड़ाई नहीं थी, लेकिन हमसे तो लड़ने उनके वज़ीर ही आ जाते हैं। जब भी कोई अच्छा काम हम करते हैं तो हम उनके वज़रा साहबान पहुंच जाते हैं। वैसे तो कोई और काम वो करते नहीं हैं, कभी इस कोरोना में नज़र तो कहीं भी नहीं आए। यहाँ सिर्फ सूबाई वज़रा और वज़ीर आला साहब नज़र आ रहे थे, आपने देखा होगा जो सिंध गवर्नमेंट थी वो इधर थे। बाकी तो हमने तो लड़ने की कोशिश नहीं की। हाँ, जब अगर हम पे कोई गलत इल्ज़ाम लगेगा, जब हम पे कोई इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसका जवाब देना पड़ेगा। तो हमने जवाब देते रहते हैं इनको, लेकिन हम उनको ये भी कहते हैं कि जी हमारी लीडरशिप हमें मना करती है कि जी आप ना करें, आप छोड़ दें इनको, आप अपना काम करें। हम अपना काम कर रहे हैं, तो कम से कम हमारा हाथ बटाने की बजाय इल्ज़ामात और ऐसी मतलब बेवजह इल्ज़ामात जिसका कोई सर पैर ना हो, तो लाज़मी है। क्या इन दिनों में कोई हाथ बटाया जा रहा है? क्योंकि अब तो एनसीसी के इजलास में बाकायदा तौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को शामिल किया जाता है, उनकी राय का एहतराम भी किया जाता है, तो क्या कुछ ना कुछ हाथ बटाया जा रहा है? तो क्या जी अभी क्या इजलासों में भी नहीं बुलाएंगे क्या हमें? ये पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान में वज़ीर आला सिंध है, उसका पहले तो आपकी तरफ से एतराज किया जाता था, हमें तो बुलाया भी नहीं जाता। जी हाँ, तो मतलब वो अगर बुलाया नहीं जाता तो मतलब हम अपनी वो रिकॉर्ड पे ले आते थे चीज़ें ना। अभी मतलब एक मीटिंग है जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, मतलब उस पर मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं। ये तो नहीं हो सकता कि 3 चीफ मिनिस्टरों को बुलाएं और सिंध को छोड़ दें। बहरहाल वो हमारा राइट है और मीटिंग्स होती हैं और उसमें हम अपना व्यू पॉइंट देते हैं। और जहाँ भी थी बात, वो अभी जो भाई ने बात की, मैं उस पर थोड़ा सा तो तबसरा कर दूँ कि ये जो सैम्पलिंग की बात होती है, ये दुनिया में सैम्पलिंग इस तरह होती है। ये मतलब ट्रेंड्स देखकर सैंपलिंग की जाती है और उस पर अंदाजे लगाए जाते हैं। और ये मतलब कोई 100% कोई भी सैंपलिंग सही नहीं होती, लेकिन उससे अंदाज़ा लग सकता है कि जी ये इस तरह सूरत हाल जाएगी। और ये सूरत हाल बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी। जिस तरह के लॉकडाउन को रिलीज़ किया गया, लॉकडाउन को ख़त्म किया गया और मतलब जिस तरह मतलब पूरा मुल्क खोल दिया गया, तो ये तो लाजमी होना है। और अभी इसमें और तादाद में इजाफा होना है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गई, जिस तरीके से सेफ डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गई, ये पिछले 10-15 दिन में ईद से पहले जब ख़त्म हुआ, आप देखेंगे कि ये आएगा।
हमारा यही मौक़िफ़ था कि जी आप इतना इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली खोलें ताकि हमारे अस्पताल, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, इसका बोझ बर्दाश्त कर सके। अमेरिका और यूरोप नहीं कर सका तो हमारा तो सिस्टम वैसे भी कमज़ोर है। इसी बात की हमने मतलब बार बार मीटिंग्स में भी और NCOC में भी और NCC में भी हमने अपना मौक़िफ़ रखा था, लेकिन हम वहाँ जो मेजॉरिटी फैसले हुए, फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसले किए, हमने उन पर अमल किया, लेकिन उसका रिजल्ट यही है। अब लाहौर का मैं नहीं बता सकता कि क्या रिपोर्ट है, क्या मैंने समरी नहीं देखी, लेकिन ये टेस्ट करेंगे तो शायद ज़्यादा ही निकल आए। ये कराची में भी ज़्यादा निकल आए और जगहों पर भी ज़्यादा निकल आए। हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी है नहीं अभी तक। टेस्टिंग जो है मतलब ये भाई सही कह रहे हैं हमारे कि टेस्टिंग तो अभी हुई नहीं है। 20 करोड़ आदमी है, 22 करोड़ आवाम में चंद लाख लोगों की टेस्टिंग हो सकी है, तो आप अंदाज़ा करें। लेकिन उससे ट्रेंड ज़रूर पता चलता है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अलार्म है। हम इसको मतलब देखें और चीज़ों को SOPs जो बनाई गई हैं कम से कम उन पर अमल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भरपूर इस्तेमाल करें अपने रिसोर्सेज का। पॉलिटिकल पार्टीज, समाजी तंजीमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको भी आगे आना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। हर किसी को अपने हिस्से का हक अदा करना है, फर्ज अदा करना है, तभी तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मलिक अहमद खान साहब, मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है, बजट की तैयारी भी चल रही है, उस हवाले से अपोजिशन भी अपनी सिफारिशात पेश करेगी, लेकिन अब तक की जो हुकूमती तैयारियां हैं उस हवाले से क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और जो पेट्रोल की नई कीमत का तयन किया गया है वो आपके हिसाब से तसल्ली बख्श है या उसमें मज़ीद कमी होनी चाहिए थी? नहीं, देखिए अभी क्योंकि जो मैंने रिसेंटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ जो इन्होंने अभी इस बजट में, उसकी रिफ्लेक्शन हमें कुछ थोड़े दिन पहले नज़र आई थी, जिसमें कुछ एरियाज जिसके अंदर ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं या जिसमें ये फर्दर बजटरी एलोकेशंस करेंगे, उसकी हमें कुछ तरजीहात नज़र आई थी। जैसे कि ये जो भी कंस्ट्रक्शन की सेक्टर है, इसमें कोई गवर्नमेंट के एक इंसेंटिवाइज्ड पॉलिसी नज़र आ रही है, तो नज़र आ रहा है कि उस तरफ शायद हुकूमत कुछ बड़ी एलोकेशंस करे और उस एक एरिया में गवर्नमेंट की कोई प्रायोरिटी है कि ऐसा करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या अदर देन दोज पब्लिक स्टेटमेंट्स जो कि एक रिचुअल के तौर पे कुछ हुकूमती वज़रा देते हैं, वो कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट है नहीं। और इसमें क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन कोरोना की वजह से डेवलप हुई हुई है, इस पर हम किसी को मुर्द इल्ज़ाम भी नहीं ठहराते। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो भी बजट आए वो मुल्क कौम के मफाद में हो, उससे हमारा ख़जाना भी अच्छा हो और उसके साथ साथ वो अवाम को भी कुछ रिलीफ दे सके। अख्तर मलिक साहब, राना साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नून लीग के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के हवाले से जो राय रखती है नून लीग, और हुकूमत उस पर क्या जवाब देना चाहती है? राना साहब। मैं जी बिल्कुल, दो सवाल हैं मेरे। एक तो मैं मलिक अहमद खान साहब से पूछना चाहूँगा, उसका भी लाजमी वो 1 मिनट में जवाब दीजिएगा, और दूसरा मैं पूछना चाहूँगा अख्तर मलिक साहब के। अख्तर मलिक साहब, तहरीक इंसाफ के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग अब एक ही मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि आप कोरोना की बजाय हमें साइड पे लगा रहे हैं, कोरोना से लड़ने की बजाय पीपल्स पार्टी और नून लीग से लड़ रहे हैं। एक तो इस पर मुझसे आपका क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा मलिक साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आज मरियम साहिबा का ट्वीट आया, बड़ा सियासी भी है, मज़ेदार ट्वीट भी है, क्या मरियम साहिबा दोबारा एक्टिव हो रही हैं? अख्तर मलिक साहब, मलिक अहमद खान साहब आपकी जानिब वापस जी जी राना साहब, देखें जी, ये जो कोरोना है ये ना PTI देखती है, ना पीपल्स पार्टी देखती है, ना नून लीग देखती है, ना ही किसी और नजरिए की जमात के कारकुन को देखती है। ये कोरोना तो किसी को भी, अल्लाह ना करे, ये किसी को भी लग सकता है। दूसरी बात ये है कि ये PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ क्यों ये इस तरह की एक्टिविटीज कोई आज की तो नहीं है, ये जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, बल्कि हुकूमत में आने से पहले इंसाफ का नारा तो शुरू से चल रहा था, उसमें कोई गैप नहीं आया। वो जो इदारे हैं, अपने इदारे अपने अपने काम कर रहे हैं, वो उनका कोई इस तरह की जो आवाज़ें उठना और इस तरह की गलत फहमियाँ पैदा करना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि इनको जेब देता है। ये इदारे अपना काम कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए। मैं एक और बात यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो इस साल का बजट होगा कि कोई गैर मामूली बजट होगा, कोई नॉर्मल हालात वाला बजट नहीं है। लेकिन जो अभी फिगर हमारे सामने आ रही है, जो मुफ्ती हो रही है पंजाब हुकूमत, वो इंशाल्लाह 300 अरब से ज्यादा का बजट होगा। और आपको पता है कि फेडरल हुकूमत में भी कलेक्शन बिल्कुल बंद हो गई हैं। आपके टैक्सेस की जो कलेक्शन है वो खत्म हो गई तकरीबन, पंजाब में भी खत्म हुई है।
इन हालात में रहते हुए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर बजट दें और जितना रिलीफ हुकूमत इसमें पेट्रोलियम की कीमतों में आवाम को दे सकती थी मजीद भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया और हमारी एक गुंजाइश हुई कि हम मजीद भी इंशाल्लाह लोगों तक इसका असर पहुंचेगा और इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। सही जी मलक अहमद साहब, क्या मरियम ज़ैबा दोबारा मुतहर्रक हो रही हैं आज के ट्वीट के बाद? नहीं, देखिए मरियम का जो बिल्कुल उनका ये जब पार्टी लीडरशिप मुनासिब समझेगी कि वो अपना सियासी किरदार अदा करें, वो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेंगी और ये उनकी मकबूलियत जो है वो आपके सामने है, में कोई ढकी छुपी नहीं है। पहले भी गवर्नमेंट उनके जो एक पब्लिक रैलिंग स्टार्ट हुई थी तो इमीडिएटली गवर्नमेंट अननर्व हुई, उनकी नर्वसनेस की इंतहा थी कि चंद दिनों के अंदर ही अभी चंद इजला के अंदर ही वो गई थी कि उन्होंने उनकी मलक साहब बिल्कुल दुरुस्त है, मैं कह रहा हूँ आज उन्होंने ट्वीट कर दिया, क्या वो मुतहर्रक हो गई, इजाज़त दे दी पार्टी ने? नहीं, देखेंगे तो मैं इस सिलसिले में तो ये कह सकता हूँ कि उनकी मेरी ख्वाहिश तो ये होगी कि वो सिर्फ ट्वीट पर इक्तफा ना करें, बाहर निकलें, पार्टी लीडरशिप को एक रोड मैप दे जिसमें अभी तो ऑब्वियसली कोरोना के हालात हैं तो भी देखते हैं कि हाउ इट गोस। कोरोना में तो गैदरिंग और पब्लिक रैलिंग जो है दोनों काम मुमकिन नहीं होंगे, कोई एक ख़ास किस्म का ये जो वबा की वजह से एक सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के भी मामलात हैं। लेकिन जो बात आपने की है उसमें बिल्कुल मेरा ये अंदाज़ा है कि इट इज़ हाई टाइम और उनको अपना पूरा भरपूर सियासी किरदार अदा करना चाहिए। मलिक अहमद खान साहब, एक शॉर्ट सा कमेंट चाहिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। फवाद चौधरी साहब ने खत लिखा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और मियां नवाज शरीफ की टेस्ट रिपोर्ट्स के हवाले से दोबारा से तहकीकात का एक बार फिर से उन्हें कहा गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये फवाद और इमरान खान की कैबिनेट में सिर्फ एक फवाद ऐसे नहीं है, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अब बीमारी पर ही सियासत कर रहे हैं, एजेंडा इनके पास है कोई नहीं। इनको खौफ है मियां नवाज शरीफ साहब का, उनकी सियासी हैसियत का खौफ है। ये लोग ये जानते हैं कि अगर उनके खिलाफ ये कायम झूठे मुकदमात और जिस तरह का एक इन्होंने वावेला क्रिएट किया हुआ है, इससे किसी सूरत भी ये जिस तरह की ये इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं या जो सूरत हाल बना रहे हैं, इन सबको पता है वो बीमार हैं। गवर्नमेंट के अपने ही वो थे, जो डॉक्टर्स थे, बोर्ड्स थे, सब कुछ था। ये सारे मामलात गवर्नमेंट के पास खुद इनके इल्म में है हर बात। और अपना ये जो भी फवाद कह रहे हैं कि जी तहकीकात की जाएं, तो ठीक है, फिर फेडरल कैबिनेट ने वो सुना था सबसे पहले, तो तहकीकात ज़रूर शुरू करें, फिर वफाकी काबीना के यानी तहकीकात का अगर आगाज़ करना है तो फिर वफाकी काबीना से तहकीकात का आगाज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, इम्तियाज़ और डॉक्टर अख्तर मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे भारत और चीन के अंदर जो इस वक्त शदीद कशीदगी की लहर चल रही है, ये किस लिए है? इस वक्त जो ये कशीदगी की लहर है, इसे 1999 में पाकिस्तान भारत कारगिल जंग के बाद खित्ते की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। 2017 में भी डोकलाम के मकाम पर पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें आमने सामने आई थी, लेकिन एक हफ़्ता पहले लद्दाख में ये फ़ौजें आमने सामने आईं और बहुत से इलाके पर 4 किलोमीटर तकरीबन कब्ज़ा कर लिया चीन ने, और उसके बाद बहुत से भारतीय फ़ौजियों को कैद भी कर लिया। भारतीय फ़ौज ने बाद में उनसे इस्तदा की कि हमारे फ़ौजियों की रिहाई अमल में लाई जाए, तो फिर बाद में रिहा कर दिया गया। खित्ते में इस वक्त जो कशीदगी की लहर चल रही है और उस पर भारतीय इस वक्त जो मौक़िफ़ है, इसी पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड मंशा साहब, दिफाई तजियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और माहिर सरहदी उमूर अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जनरल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। भारत किस जोन में है? ऐसा वक्त कि जब मईशत कमज़ोर है, कोरोना की वजह से आपका सेहत का निज़ाम कमज़ोर है और बैनुल अक़वामी सतह पर आपका बयानिया कमज़ोर है, सियासी और अस्करी चपकलिश में आपका एतमाद कमज़ोर है, अस्करी हुकाम का और सियासी हुकाम का। तो ऐसी सूरत हाल में सरहदी छेड़छाड़ किसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? जी, थैंक यू वेरी मच। ये एक्चुअली जो भारत की ओरिएंटेशन है
वो उस वक्त से चेंज हुई जब से उनकी अमेरिकन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई। तो उन्होंने सोचा कि अभी अमेरिकन के चूंकि हमें कोऑपरेशन हासिल है, उनकी सपोर्ट हमें हासिल है, तो उन्होंने अपने आप को अमेरिकन की तरह इस रीजन में रेप्लिकेट करने की कोशिश की। और वो अपना एक जो एजेंडा है, उनका जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है या जो अग्रेसिव उनके डिजाइन्स हैं, उसको रियलाइज करने में उन्हें बहुत जल्दी है। वो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको थोड़े वक्त में हासिल करना चाहते हैं। और ये जो कश्मीर में जो स्टेटस उन्होंने चेंज किया, पॉलिटिकल स्टेटस चेंज किया, 370 को एब्रोगेट किया, 35 को एब्रोगेट किया, तो बेसिकली ये उसी चीज का एक तसलसल है। लेकिन इस पूरे चीज के पीछे एक जो स्ट्रेटेजिक थॉट होनी चाहिए थी वो नहीं है। उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि जो रीजन के बाकी फोर्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पाकिस्तान के साथ जो है वो फोकस किए हुए हैं। तो उन्होंने उनको चाइनीज के रिएक्शन को वो बहुत जो है वो अंडरमाइन कर रहे थे। वेयरएज जो चाइनीज और इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो एजेस ओल्ड है, बेसिकली ब्रिटिश इंडिया कंपनी का ये बैगेज है। और ये 62 की जो वॉर थी वो भी एक तरह से इन चाइनीज ने अपना जो डिमांड थी उसको रजिस्टर करवाने के लिए की थी। लेकिन चाइनीज का अपना एक तरीकाकार है, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान करते हैं और वेट करते हैं, उनमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस है और वो अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को जो है रियलाइज करते हैं। लेकिन जनरल साहब, आपको याद होगा कि 1959 में जब शाहराह कराकरम की तामीर का आगाज हुआ था पाक चाइना कोलैबोरेशन के साथ, उस वक्त भारत को एतराज नहीं था। 30 जून 2006 को जब उसकी तामीर नौ या अपग्रेडेशन की बात चली तब भी भारत को एतराज नहीं था। लेकिन जब बात सी पैक पे चली तब भारत को एतराज होना शुरू हुआ। गिलगित बल्तिस्तान की वजह से शुरू हुआ या फिर वजह कुछ और थी? तब भारत के तब से लेके अब तक भारत के ताल्लुकात चीन के साथ बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहे, लेकिन ज्यादा खराब तब से होना शुरू हुए जब सी पैक के साथ मुआहिदा हमारा तय पाया चीन के साथ। जी, मैंने गुजारिश की कि ये बेसिकली उस वक्त से जो इंडियन थॉट प्रोसेस चेंज हुआ जब उन्होंने अमेरिकन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली। तो उन्होंने सोचा कि शायद अभी हमें चाइनीज के साथ उस तरह से तल्लक रखने की जरूरत नहीं है और हम इस रीजन में एक तरह से जो है वो इसके बन जाएंगे, हम लीडर बन जाएंगे इस रीजन के और हमें डायरेक्टली जो अमेरिकन की सपोर्ट वो हासिल होगी। लेकिन उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जो अमेरिकन है वो एक डिस्टेंट पावर है। वो अगर सुपर पावर हैं तो बेशक हैं, लेकिन जो जिनके साथ आपके बॉर्डर मिले होते हैं नेबर्स के साथ, उसकी डिफरेंट इम्प्लीकेशंस होती हैं। उसको उन्होंने पूरी तरह से वॉर गेम नहीं किया। अमेरिका के रोल पे भी बात करेंगे जनरल साहब, साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी जानिब वापस आऊंगा। एक राय ये भी पाई जाती है कि मकबूजा कश्मीर में जो कर्फ्यू की सूरत हाल थी, मकबूजा कश्मीर को जो लॉकडाउन किया गया, वहाँ से उनको नताइज वैसे नहीं मिले जैसी एक्सपेक्टेशंस थी। कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ, उन्हें अंदरूनी सतह पर मुखालिफत का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने ये सोचा कि दूसरे महाज पे जंग शुरू करते हैं, यहाँ से जो डाइवर्जन है वहाँ पर लेकर जाते हैं और वहाँ से फतह से हमारा बयानिया थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। लेकिन वहां पे भी पसपाई का सामना करना पड़ गया। तो क्या यह जल्दबाजी में हुआ या सोची समझी मंसूबाबंदी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक सोची समझी मंसूबाबंदी की बात है तो बिल्कुल ये तो एक सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत हो रहा है, आज का नहीं हो रहा। 1995 के अंदर टाइम मैगजीन के अंदर एक बाकायदा आर्टिकल आया जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पीस ऑफ मतलब पेपर था, 8-9 सफ़ाहत के ऊपर मुश्तमिल, जिसके अंदर ग्लोबल पुलिसिंग के नाम से आर्टिकल छपा। जनरल मंशा साहब को याद होगा, उसके अंदर ग्लोबल पुलिसिंग के अंदर इस रीजन को जो साउथ ईस्ट एशिया था उसके पुलिसमैन का किरदार जो था वो हिंदुस्तान के जिम्मे सौंपा गया था। बाद में फिर कॉन्डोलीजा राइस आई और उसके बाद हिलरी क्लिंटन आई और उन्होंने बाकायदा इंडिया को, जन साहब तो उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने जो है, मैं उसमें मजीद इजाफा कर दूं कि अमेरिका ने उनको कहा कि आप हमारे नेचुरल एलाई हैं और स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो तो तब्दील होती रहती हैं, लेकिन नेचुरल एलाइज जो है वो तब्दील नहीं हुआ करते। उसकी वजह यह है कि आपने माजी के अंदर देखा कि जब ओबामा साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जाने लगी तो उन्होंने 68 दिफाई मुआहदात जो थे वो हिंदुस्तान की गोद में डाल के वो चलते बने। और फिर जब ट्रंप इंतजामिया आई तो ट्रंप इंतजामिया ने भी जो है उनको आगे ही आगे बढ़ाया
ना कि उनके ऊपर कोई कदगन लगाई गई। अब सूरत हाल ऐसी है कि कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार जो है वो उन तागूती ताकतों का है जो किसी सूरत चाहती हैं कि अब नए अड्डे बसाने चाहिए और अब अफगानिस्तान में अमेरिका को मार पड़ने के बाद और उसके हवारियों को मार पड़ने के बाद अब उनको एक नया ठिकाना चाहिए, एक ऐसा ठिकाना जिसके अंदर 4 न्यूक्लियर पावर्स जो होती हैं वो उनके ठेंगे के नीचे आ जाती हैं, यानी कि चाइना, पाकिस्तान, रूस और खुद हिंदुस्तान। आप वाखान कॉरिडोर से देख लें, 99.1 किलोमीटर कॉरिडोर है, उसके बाद बिल्कुल रशिया वहां साथ खड़ा है, चीन के जो स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन हैं और जो उनके सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये कि उनका सिंजियान प्रोविंस जो है, जो कि उनके लिए एक मुश्किल मैं कहूँगा मुश्किलात के वहाँ देखते हैं वो, उसमें तो वो भी वहाँ सिंकियांग में मौजूद है। और ख़ुद पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत पुरानी स्टोरी है। मेरे वालिद जनरल हमीद को जब DJISI थे तो उस टाइम पे अमेरिकन ने बाकायदा जो है वो उन्होंने एक प्रपोजल भेजा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें एक 14,000 फुट रनवे जो है वो चाहिए और हम आपके जो ये जो देवसाई का इलाका है जो गिल स्कर्दू से ऊपर करके है वो दुनिया का हाईएस्ट प्लेन है और वहाँ उनको अपना अड्डा बनाना था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके जो पैसिफिक कमांड और सेंट्रल कमांड का जो इलाका है वो इस रीजन के ऊपर आके जो है वो मिक्सअप हो जाता है, जिसके नतीजे में उनको कॉरेस्पॉन्डर्स चाहिए जो कि ट्रांसपॉन्डर्स चाहिए ताकि वो ट्रांसपॉन्ड करें और जो उनके ICBMs हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो उस तक डायरेक्ट एक्यूरेसी के साथ पहुंच सकें। ये उनका बुनियादी मकसद है। और अब CPAC जब से शुरू हुआ तो उनको जो है पाकिस्तान ना सिर्फ एक मजबूत फौजी कुव्वत के तौर पर सामने नजर आया, एक न्यूक्लियर ताकत के तौर पर नजर आया, बल्कि इस खित्ते के अंदर जिस अंदाज में चाइना ने अमेरिका की ताकत को चैलेंज किया, ब्रिक्स बैंक के हवाले से, वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, वो दीगर मामलात के हवाले से, तो अमेरिका का आहिस्ता आहिस्ता जो इस खित्ते पे क्लाउड था वो कम होता चला गया। नतीजा ये निकला कि उन्होंने हिंदुस्तान को शह दी। 1962 में भी जाहिर बात है कि जब आपको एक तरफ से आपके मफादात हासिल नहीं हो रहे तो आप किसी दूसरे को शह देंगे ताकि उससे मफादात हासिल हो सके। अब्दुल्ला गुल साहब साथ ही रहिएगा। राणा साहब आपकी जानिब आऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब ने आजकल बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान से मुलाकात की है, अजीत डोवल के हमरा। उस मुलाकात का एलामिया तो बाकायदा तौर पर जारी नहीं हुआ, नहीं पता चल सका कि अंदर क्या बातें हुई, लेकिन कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि तीनों अफवाज के सरबराहान ने अजीत डोवल की पॉलिसी को ठुकरा दिया है, उस पर बाकायदा तौर पे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। क्या सियासी और अस्करी चपकलिश मजीद बढ़ने जा रही है या खलीज बाकायदा तौर पे पैदा हो चुकी है? देखें, खलीज तो पैदा हो चुकी है, लेकिन मेरे पास कुछ और इतला है। मेरे पास है कि अजीत डोवल जो है इसको बज़ाहिर तो हटाया जाएगा, ये कहा जाएगा कि इसको हटाया गया है इसकी पॉलिसियों की वजह से, कश्मीर के अंदर इसकी पॉलिसियों की वजह से, भारत के अंदर इसकी पॉलिसियों की वजह से भारतीय सरहदी इलाके जो है वहाँ पर भारत को शिकस्त हुई है। लेकिन मेरे पास जो इतला है तब मुसद्दक़ा इतलात है, इसकी हवाले से आने वाले दिनों में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि हमारे साथ दोनों जो पैनलिस्ट हैं ये बड़े सीनियर तरीन है इस मामले में। मेरे पास ये है कि उसके बाद अजीत डोवल मंजर से शायद गायब हो जाए, लेकिन वो बेसिकली एक प्लानिंग है जो इसराइल के साथ मिलकर इन्होंने बनाई है कि मोसाद और ये जो है बकायदा रा और NDS ये मिलकर जो है वहाँ पर, और CIA भी इसमें शामिल है, कश्मीर के अंदर एक नया प्लान कर रहे हैं। अजीत डोवल मंजर से गायब होकर उस प्लान में चले जाएंगे जो असल इनका प्लान है, उसमें चले जाएंगे। और नरेंद्र मोदी इसलिए भी बड़ा परेशान है यासर के कल कश्मीर की मकबूजा कश्मीर के अंदर कई भारतीय फौजी मरे हैं। मेरे पास ये इतलात भी है, मेरे पास कुछ फुटेज भी हैं। कार्रवाई जी बिल्कुल कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई मुजाहिदीन ने की है और मुजाहिदीन की इस कार्रवाई में वो मुजाहिदीन जिनके घरों को जलाया गया, जिनकी बच्चियों के साथ इन्होंने जो खेल खेला, जिनके मासूम बच्चों को बाजारों चौकों चौराहों पर लुटकाया गया, जिनके बुरे ज़ईफ़ माँ बाप जो हैं उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी टांगें तोड़ दी गई, जिनके घर जला दिए गए, उन मुजाहिदीन ने यह कार्रवाई की और उस पर काफ़ी फौजी जो है इनके जो है वो जहन्नमज़द हुए हैं। और अब ये भारत जो है फंस गया है, जो गेम जो चाल वो चलना चाहता वो भी हो गया। बैकडोर प्रोपेगेंडा किया जाएगा और सारी सूरत हाल को इस तरीके से कवर किया जाएगा, लेकिन हालात कौन सा तैयार करेंगे ये तो अवाम भी देख रही है और हुकूमत को भी देखना चाहिए। नाज़रीन, इसी इशू पर मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जनरल साहब आपकी जानिब वापस आता हूं।
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करना कराना कुछ नहीं होता, हर महाज पे कूद वो ज़रूर पड़ते हैं। तो इस वक्त जो हालिया कशीदगी है भारत और चीन के दरमियान, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सालसी की पेशकश की है और चीन की जानिब से ये कह के ठुकरा दिया गया कि हमारे पास माकूल फोरम मौजूद है मुज़ाकरात का, हम अपने मामले को सुलझा सकते हैं, आपकी ऐसी मदद की ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसी सूरत हाल में कि जब खुद अमेरिका के अंदर कोरोना वायरस की कैफियत है, उसके साथ साथ स्याह फाम लोगों के हुकूक के लिए एहतजाज हो रहा है, इंडियाना में आज भी कई जगह पर आग लगाई गई, मुजाहरे हुए, अपनी सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही, इधर मशरक़ वस्ता के अंदर अपना अमल दखल बरकरार रखने के लिए वो टांग अड़ाते रहते हैं। मैं एग्जैक्टली यही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि इंडियंस ने इसको जो है मिसपरसीव किया है, जो उनकी अमेरिकन के साथ अलाइनमेंट है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर प्ले किया है। उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया कि उनकी जो चेंज ऑफ ओरिएंटेशन थी रशियन से एक नॉन अलाइन जो उनकी पॉलिसी थी इन दी पास इन दी अर्ली 60s 70s तक, जिसका उन्होंने बेनिफिट लिया, और हम जो थे पाकिस्तान जो था वी वर जो है सिक्योरली इन दी लैप ऑफ अमेरिकन एंड वी वर सफरिंग एंड बाय डिफॉल्ट नाउ वी चेंज द पोजीशंस, दे बिकेम दैट इज द पार्टनर्स ऑफ द अमेरिकन। और अमेरिकन क्यों कर रहे थे, जैसे अभी अजीम साहब फरमा रहे थे कि वो चूंकि खुद जो है वो चाइना को पूरी तरह से जो वो चाहते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर सकते, तो किसी की सपोर्ट चाहते हैं, तो दे थॉट कि वो इंडियन को, जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने भी कहा कि एक रीजनल पुलिसमैन की बात, तो एक कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत अर्ली 90 से इमर्ज हुआ और उन्होंने कंसीव किया और फिर उसको ग्रेजुअली उन्होंने ट्रांसलेट किया। और ये एरिया तो इसमें नो डाउट के ये जो अमीर नाट जिसकी बात कर रहे थे अब्दुल्ला गुल साहब, ये स्ट्रेटेजिकली मिलिटरीली जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबके स्टेक्स हैं, इसमें रशिया के स्टेक हैं, चाइना के स्टेक है, इंडिया के स्टेक है, पाकिस्तान के स्टेक है। तो जनरल साहब, राणा साहब ने जो बात की थी कि ये अभी अजीत डोवल मंजर आम से गायब हो जाएंगे, बैकडोर प्रोपेगेंडा करेंगे, आप उनकी बात को सेकंड करेंगे, इस हवाले से आपकी मालूमात क्या है? जी मैं एग्जैक्टली मैं जो राणा साहब ने फरमाया वो आपने किसी तरह फेस सेविंग के लिए अभी उन्होंने किसी को एक स्केपगोट के तौर पे कुछ ना कुछ तो उन्होंने जो है उसको फेस सेविंग करनी है कि जो है वो क्लियरली बैक ऑफ करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकली लॉस होगा, तो वो किसी को एक स्केपगोट के तौर पे। लेकिन मैं ये राणा साहब की बात से 100% मुतफिक हूँ कि जो अजीत डोवल है वो सामने हो सकता है ऑन द सीन ना हो, लेकिन उसकी पॉलिसीज बिहाइंड द डोर वही होगा, और जब तक ये मोदी गवर्नमेंट है ये उसी की पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसमें सिर्फ अजीत डोवल जो है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक ट्रायो है, जो इसमें जो इजराइल, इंडिया और अमेरिका उन सब की पॉलिसीज हैं, लेकिन इसलिए जनरल साहब किसी न किसी सूरत में जी साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला गुल साहब, राणा साहब आपसे मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर कुछ बात करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है? हमारी इतला के मुताबिक वहाँ पे मुजाहिदीन की बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि पहली दफ़ा लद्दाख के मकाम पर चाइनीज़ जो हैं उनकी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं, जो फौजी गाड़ियाँ और असला मौजूद है, इसके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। राणा साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका जो तजज़िया था बिल्कुल मैं उससे इत्तफाक करता हूँ और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, पहले आप हिंदुस्तान की चाणक्य की सोच को समझने की कोशिश करें। उनका जो पड़ोसी है वो उनका दुश्मन है और पड़ोसी का पड़ोसी जो है वो उनका दोस्त है। अब चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो या भूटान हो या नेपाल हो, कोई भी उसके जो शर से महफूज नहीं है। दूसरी बात ये रहा कि चाइना के अंदर तो आप देख लें कि चाइना ने अगले दिन 5000 सोल्जर डिप्लॉय कर दिए। अब ये डिप्लॉयमेंट जो थी वो कोई, आपका क्या ख्याल है, 5000 इस बुलंदी के ऊपर इस मुश्किल हालात के अंदर डिप्लॉयमेंट आसान तो नहीं थी। यानी कि चीन जो था वो नोटिस कर रहा था कि मामलात बिगड़ रहे हैं और इंटरनेशनल पावर्स अपना रोल प्ले करना चाहती हैं, इसलिए चाइना ने पहले से री-इन्फोर्समेंट्स जो थी वो बुला के रखी हुई थी। और जब मौका आया तो आपने ये भी नोट किया कि यहाँ जो जंग हुई पहले माजी में भी और अब भी, तो वो जो है वो ज्यादा हाथों के साथ लड़ी गई बजाय इसके के हथियारों के साथ। और जो लात थी मेरे ख्याल में वो बहुत जबरदस्त पड़ी थी और वो हिंदुस्तान के चेहरे पे लात है। बुनियादी तौर पे वो अजीत डोवल या मोदी की पॉलिसी नहीं है, बल्कि वो एक शेफरॉन टेररिज्म माइंडसेट की जो है वो पॉलिसी है, जिसको आप हमेशा जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी के दूसरे का कंधा रख के।
अब अमेरिका को, क्योंकि आपको मालूम है कि जनरल जोसेफ डनफोर्ड जो उनके ज्वाइंट चीफ रहे, उन्होंने बाकायदा बड़ा वाज़े बात की कि हमें जो है वो कश्मीर में रोल अदा करना चाहिए और हमें वहाँ यूएन ऑब्जर्वर ऑफिस के साथ साथ अमेरिकन जो है वो बेस वहाँ चाहिए। लेकिन ये बातें क्यों हुई एक ऐसे वक्त के अंदर जब अफगानिस्तान में शिकस्त हो रही थी? इसका साफ मतलब है कि उनको सीपैक जो है वो भा नहीं रहा और कश्मीर जो उसका एंट्री पॉइंट है और गिलगित जो उसका एंट्री पॉइंट है उसको वो किसी ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब वो उसको एक फर्क वॉरफेयर के जरिए, टेररिज्म के जरिए, दहशतगर्दी के जरिए, वो वहाँ कश्मीर के हवाले से जो आपने जिसका भी जिक्र किया, देखिए कश्मीर के अंदर जो कार्रवाई है वो तो आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 3324 जो है वो इन्वोक हो चुका है और यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 4A जो है बड़ा वाज़ेह कहता है कि वो लोग जो अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठाते हैं वो फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं, न कि दहशतगर्द कहलाते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब हमें जो है वो सियासी सिफारती इखलाकी के हद से आगे बढ़कर अब हमें थोड़ा सा अपना अस्करी मसल जो है वो भी फ्लेक्स करना चाहिए और जो कि हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो है वो दुश्मन की तोपों को भी खामोश किया है और दुश्मन के जो आए दिन के जो उन्होंने अपनी बड़के मार रहे थे उनको भी हमने समझा दिया है। दूसरी तरफ यह है कि मुझे बहुत खुशी है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो 5 अगस्त के बाद की पॉलिसी थी अब उसमें बहुत बड़ा फर्क आया है और जहां हमने क्रिटिसिज्म किया वहां अब उसको सताइश की नजर से देखना चाहिए। लेकिन जो इंडिजिनस जो अंदर से कश्मीरियों की मूवमेंट है वो अब बहुत जो है जबरदस्त वही एक अहमियत की हामिल है क्योंकि आप अगर खित्ते के चौधरी बनने की कोशिश करेंगे, आप एक महाज खोलेंगे फिर उसकी खफगी मिटाने के लिए दूसरे महाज पे चले जाएंगे तो ये सोचिए कि उस चौधरी के मद्दे मुकाबिल अगर कामा उठ खड़ा हुआ तो कामे को चौधरी की हर गलती हर बारीकी का जरूर पता है, चौधरी को मुंह की भी खाना पड़ सकती है। तो खित्ते के चौधरी बनने की भारत को कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गिल साहब और जनरल रिटायर्ड मंशा साहब, इस हवाले से आपने वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं। राना साहब, आज के हवाले से मुखबर ने खबर क्या दी है और खबर के हकाइक क्या? देखें यासर, मेरे पास इत्तला ये है कि एक दफ़ा फिर बरतानिया में कई बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी है ना पाकिस्तान में, तो बरतानिया से एक बड़ी पैसों की कमक जो है ना वो पाकिस्तान पहुंच गई है किसी ज़राए से। इसी तरह पहुंचती है ना, किसी को फ़ोन कर दिया, किसी को कह दिया और उसके बाद बजट के फौरी बाद, बजट आ गया ना बिल्कुल सर पे, बजट के फौरी बाद फिर मौलाना साहब एक्टिव होंगे। मौलाना साहब के साथ 3-4 और बड़ी सियासी जमातें जो बज़ाहिर इस वक्त नज़र नहीं आ रही, वो और साथ में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में कोरोना की वजह से थोड़ा फासला ज़रूर होगा बैठने में, लेकिन उनके नज़रियात में फ़ासला नहीं होगा और उसके बाद उस फासले में वो देखा जाएगा कि बजट पे किस तरीके से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाना है। फिर एक सियासी जमात जो पहले भी रैली लेकर आई थी वो या किसी और को आगे लगाया जाएगा, पीछे वही कुछ होगी तस्वीर या नवाज शरीफ की लगेगी। है ना कि बजट तो गैर मामूली हालात में बनेगा, तब्दील तो थोड़ा सा होगा, लेकिन उस पर जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो किस कदर अहमियत के हामिल हो सकते हैं, क्योंकि हालात तो हमारे मामूल के मुताबिक नहीं है। देखें, इनको कोई इससे गर्ज नहीं है कि हालात मामूल के मुताबिक हैं या नहीं, उनको गर्ज ये है कि शिकंजा सख्त हो रहा है और जब भी उन पर शिकंजा सख्त होने लगता है तो एक रैली किसी ना किसी सूबे से रवाना होती है और फिर आकर इस्लामाबाद की तरफ आती है। उन्होंने इस दफ़ा रैली लेकर तो नहीं आनी, लेकिन एक अचानक हल्ला बोलने की कोशिश करनी है। पहले वो डराएंगे, जब ये डर गए तो ठीक है, अगर ना डर सके तो फिर ये कुछ और करेंगे। और इस दफ़ा मैं आपको बता दूँ, इसमें ये कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास जो इतला है कि जो इनको हदायत मिली हैं उसमें ये कोशिश हो रही है कि इसमें वकला की एक बड़ी तादाद को भी शामिल किया जाए, इसमें और लोगों को भी शामिल किया जाए, ताकि ये अगर हुकूमत कुछ ऐसा करने लगे, सख्ती करने लगे, तो उस हुकूमत को कई और जगहों से भी इसकी इस महाजराई का सामना करना पड़े। ये मेरे पास मुखबरी है कि एक बड़ी बारी कमक जो है वो पहुंच गई है। चीख मारी जाएगी, डर गए तो डर गए, ना डरे तो कह देंगे गला साफ कर रहे थे। नहीं, ये इस दफ़ा लड़ाई ठीक होगी, मैं आपको ये बता दूं। हाँ, इस दफ़ा लड़ाई ठीक होगी और इस ठीक लड़ाई में जिसको कुछ मिला है ना वो बेचारा जो है अपना पिछला हिसाब भी उसको देना पड़ेगा। चले देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई कौन से मंतकी तक पहुंचती है, किसको इसमें फ़ायदा होता है, नुकसान किसको होता है। लेकिन बजट के हवाले से हम पर उम्मीद है कि आवाम के लिए बेहतर फैसला हुकूमत करेगी और हुकूमत को करना भी चाहिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।